चंद्रावती। प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में तो खैर मैं किसी न किसी तरह अंधों में काना राजा बन बैठा था, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में आकर सारी शेखी किरकिरी हो गई और यहाँ मैं किसी शुमार कतार में ना रहा। ना तो मुझ में स्नॉबरी की अहलियत थी और ना ही ज़ुबान घुमा घुमा कर, होंठ सुकेड़ सुकेड़ कर, हलक को तोड़ मरोड़ कर एंग्लो इंडियन लहजे में अंग्रेज़ी बोलना मेरे बस का रोग था। अंग्रेज़ तो खैर अपने मादरी लहजे में अंग्रेज़ी बोलने पर मजबूर है ही, लेकिन जापानी, जर्मन, अतालवी, फ्रांसीसी, रूसी और चीनी भी इस ज़ुबान में गुफ्तगू करते हैं तो अपने फितरी लहजे को इंग्लिस्तानी सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करते। ग़ुलामी के दौर ने एहसास कमतरी की ये विरासत सिर्फ हम ही को अता की है कि अगर हम अपने नेचुरल लहजे में अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलें तो इसे बड़ा मुज़हिका ख़ैज़ लतीफ़ा समझा जाता है। अपनी इस कोताही के एहसास से दबकर मैं अपने खौल में घुस गया और रेशम के कीड़े की तरह सिमट सिमटाकर अपना एक अलग कोकोन बना लिया। यहाँ पर मेरी मुलाकात चंद्रावती से हो गई। वो लेडी मैक्लिगन कॉलेज की स्टूडेंट थी और मोहनी रोड पर हिंदू लड़कियों के एक आश्रम में रहती थी। एक रोज़ पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हम दोनों एक ही किताब अपने नाम जारी कराने के उम्मीदवार थे। पहले हमारे दरमियान हल्का सा फसाद हुआ, लेकिन फिर लाइब्रेरियन ने ये किताब एक हफ़्ते के लिए मेरे नाम पर इशू करने का फ़ैसला दे दिया। जब मैंने रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवाया तो चंद्रावती ने आंखें सुकेड़ कर मुझे गौर से घूरा और फिर चमक कर बोली, अच्छा तो तुम ही वो तीसमार खान हो जिसने इंग्लिश ऐसे का इनाम जीता था। अखबारों में तस्वीर तो बड़ी अच्छी छपवाई थी, देखने में तो वैसे नज़र नहीं आते। इस गैर मुतवक्का हमले ने मुझे लम्हा भर के लिए झिपा दिया। मैं कोई जवाब सोच ही रहा था कि वो दोबारा बोली, अरे तुम तो बिल्कुल लड़कियों की तरह शर्मा लजा रहे हो। चलो मान लिया वो तस्वीर तुम्हारी ही थी। अब प्लीज़ ये किताब मुझे दे दो, मुझे पर्चा तैयार करना है। मैंने फ़ौरन किताब इसके हवाले कर दी और साथ ही अपना सारा इल्म फ़ज़ल भी इसके कदमों में डाल दिया। वो दूसरे तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज आ जाती थी। मैं अपनी क्लास छोड़ छाड़ कर उसके साथ लॉन में बैठ जाता था और देर तक उसे बड़ी मेहनत से पढ़ाता रहता था। जब वो हमारे कॉलेज आती थी तो कई लड़के दो रोया खड़े हो जाते थे और उसे देखकर बड़ी खुश दिली से सीटियाँ बजाते थे। एक रोज़ हम लॉन में बैठे थे तो प्रोफेसर डिंगसन मेरी क्लास का पीरियड लेकर करीब से गुजरे। मुझे देखकर रुक गए और काफ़ी देर तक निगाहें गाड़कर चंद्रावती को घूरते रहे। फिर मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम्हारे लिए यही मुकाम मुनासिब है। क्लासरूम में तो एक भी ऐसी गोल्डन गर्ल नहीं। चंद्रावती वाकई सूरन कन्या थी। वो सुपर डीशर समीशर किस्म की लड़कियों की तरह हसीन न थी, लेकिन इसके वजूद पर हर वक्त सपीदाए सहर का हाला छाया रहता था। रंगत में वो सोने की डली थी और जिल्द इसकी बारीक मोमी कागज़ थी, जिसके आर पार निगाह जाती भी थी और नहीं भी जाती। इसकी गर्दन में चंद बारीक बारीक नीली रगों की बड़ी खुशनुमा पिचकारी थी और जब वो पानी पीती थी तो उसके गले से गुजरता हुआ एक एक घूंट दूर से गिना जा सकता था। चंद्रावती को लाहौर में रहते काफ़ी अरसा हो चला था, लेकिन अब तक इसने ना जहांगीर का मकबरा देखा था, न नूरजहाँ के मज़ार पर गई थी, न शालीमार बाग की सैर की थी। इतवार के इतवार में एक बाइसिकल किराए पे लेता था और उसे कैरियर पर बिठा के तारीख़ी मकामात की सैर करा लाता था। वो अपने आश्रम से आलू की भुजिया और पूरियाँ बना लाती थी और बड़ी एहतियात से मेरा हिस्सा अलग कागज़ पर रख के मुझे दे देती थी, क्योंकि ज़ात की वो कट्टर हिंदू थी और वो अपने खाने पीने की चीज़ों को हरगिज़ मेरा हाथ न लगने देती थी। एक इतवार हम बादामी बाग की सैर के लिए गए। वहाँ पहुंचकर हर तरफ देखा भाला, लेकिन ना कहीं बादाम नज़र आए और ना ही कोई बाग दिखाई दिया। मजबूरन हमने एक गंदे से धोबी घाट के करीब बैठकर अपना पिकनिक मना लिया। चंद्रावती को साइकिल पर बिठा के लाहौर की सड़कों पर फर्राटे भरने की मुझे कुछ ऐसी चटीक पड़ गई कि मैंने अपना ज़ाती बाइसिकल ख़रीदने का तहैया कर लिया। उन्हीं दिनों डेली ट्रिब्यून में नीडोज़ होटल वाले मिस्टर नीडो का इश्तिहार निकला कि उन्हें अपने बेटे के लिए फौरी तौर पर प्राइवेट ट्यूटर की ज़रूरत है। मैंने अर्ज़ी डाल दी।
मिस्टर नीडो सफ़ेद फ्रेंच कट दाढ़ी वाले गोल मटोल से बूढ़े अंग्रेज थे। मुझे देखकर बड़े मायूस हुए। कहने लगे, लड़का बड़ा ज़िद्दी और सरकश है, पढ़ने लिखने का नाम नहीं लेता। तुम खुद नौउम्र हो, तुम उसे क्यों कर संभालोगे? मैं तो किसी तजुर्बेकार और कुर्रान टीचर की तलाश में हूँ। मैंने बेइतनाई से जवाब दिया कि मैं भी बड़ा मसरूफ़ हूँ, 1 माह से ज़्यादा ट्यूशन नहीं कर सकता। अगर इस अरसे में वो लिखने पढ़ने की तरफ माइल हो गया तो मेरी उजरत 1 अदद रेले बाइसिकल होगी। अगर ये मकसद पूरा ना हुआ तो मैं कोई फ़ीस ना लूँगा। ये सौदा मिस्टर नीडो के दिल को भा गया, लेकिन रिले बाइसिकल की जगह उन्होंने हरकुलेस की पेशकश की। आखिर कुछ बहसा बहसी के बाद मामला एक फ़िलिप्स बाइसिकल पर तय हो गया। उन दिनों रेले की कीमत 90 रुपये, हरकुलेस की 24 रुपये और फ़िलिप्स की कीमत 72 रुपये हुआ करती थी। ट्यूशन शुरू करने से पहले मैंने मिस्टर नीडो से कहा, अगर लड़का बहुत बिगड़ा हुआ है तो शायद किसी कदर सख्ती से काम लेना पड़े। उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं? मिस्टर नीडो अस्बील मिजाज बुजुर्ग थे। अपने बेटे के लाउबालीपन से नाला नजर आते थे। मेरी बात सुनकर उन्होंने घबराहट से इधर उधर देखा कि कोई और गोश्त भरा आवाज़ तो नहीं। फिर आहिस्ता से मेरे कान में कहा, खुदा तुम्हें खुश रखे, ज़रूर सख्ती करो, लेकिन देखना कोई हड्डी वड्डी ना तोड़ बैठना, मेरे सर पे क़यामत आ जाएगी। जॉन नीडो 15-16 बरस का मगरूर सा लौंडा था। एक मुलाजिम मुझे इसके कमरे में ले गया। उसने नाक सुकेड़ कर नफ़रत से मेरी तरफ देखा और बदतमीज़ी से बोला, निकल जाओ फ़ौरन, आपका इस कमरे में क्या काम है? सब्र बेटा सब्र, मैंने कहा, मैं तुम्हारा नया ट्यूटर हूँ, तुम्हें पढ़ाने आया हूँ। ट्यूटर, जॉन ने तहकीर से अल्फाज चबाकर कहा। मैं कहता हूँ चले जाओ, मेरे पास फालतू वक्त नहीं है। जॉन ने छाती फुलाई और दोनों हाथ पतलून की जेबों में डालकर मेरे सामने अकड़ कर खड़ा हो गया। मैंने भाप लिया कि ये लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। गुरबा कुश्तन रोज़ अव्वल, मैंने उसके मुंह पर ज़ोर से एक जन्नाटेदार चांटा रसीद किया और डांट कर कहा, यू सन ऑफ बिच, तुम्हारी माँ ने तुम्हें उस्ताद से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई? जेब से हाथ निकालकर सीधी तरह खड़े हो जाओ। जॉन ने कुछ और अकड़ दिखाई तो मैंने पैदल पे उसके 2-3 और थप्पड़ लगा दिए। वो रोता हुआ दरवाजे की तरफ लपका तो मैंने उसे गर्दन से पकड़कर रोक लिया और कहा, तुम्हारा बाप इसमें कोई दखल ना देगा, मैं उससे पूछ कर आया हूँ। नॉनसेंस, जॉन चिल्लाया, मेरा बाप मुझे मारने की इजाज़त नहीं दे सकता, सिर्फ हड्डी तोड़ने की इजाज़त नहीं। मैंने उसे मुत्तला किया, बाकी सब छुट्टी। जॉन ने मुझे बड़ी सुस्ता अंग्रेज़ी में 2-3 गालियाँ दी। मैंने उसकी कलाई मरोड़कर पीठ पे एक लात जमाई और उसे मुर्गा बनने का हुक्म दिया। ये इस्तिलाह उसके लिए नई थी। मैंने खुद मुर्गा बनकर उसकी रहनुमाई की। 5-10 मिनट कान पकड़कर उसकी तबीयत साफ़ हो गई और इसके बाद हमारे दरमियान दोस्ती का रिश्ता इस्तवार हो गया। 1 माह के बाद जब मैं अपना फ़िलिप्स साइकिल वसूल करके रुखसत होने लगा तो सारा घर मेरे पीछे पड़ गया कि मैं मुँह मांगी फ़ीस पर जॉन का ट्यूटर बना रहूं। लेकिन मेरी ट्यूशन तो चंद्रावती के साथ लगी हुई थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। अब लाहौर था और मेरा बाइसिकल। किसी ट्रैफिक सार्जेंट ने भी शहर की इतनी गश्त नहीं की होगी जितना कि हम दोनों ने लाहौर के गली कूचों को खंगाल डाला। एक इतवार में चंद्रावती के पास आश्रम पहुंचा तो वो उदास बैठी थी। उसने कोई उल्टा सीधा ख्वाब देखा था और वो अपनी माँ के लिए फ़िक्रमंद थी। मैंने उसे कैरियर पर बिठाया और ग्रैंड ट्रंक रोड पर अहमदाबाद की राह ली। मैं साइकिल चलाता रहा। चंद्रावती पीछे बैठी कोई भजन गुनगुनाती रही और 26-27 मील का फासला देखते ही देखते वक्त से बहुत पहले ख़त्म हो गया। अहमदाबाद की एक तंगो तारीक गली में 2 छोटी छोटी कोठरियों का एक बोसीदा सा घर था। चंद्रावती की बेवा माँ पहले कपड़े सीकर गुजारा किया करती थी, फिर मोतिया उतर आने से इसकी नज़र कमज़ोर हो गई तो सीने परोने का काम बंद हो गया। अब वो गल्ला मंडी के एक आढ़ती जगदीश चंद्र
कि हाँ, बर्तन मांजने, कपड़े धोने और घर की सफाई करने पर मुलाजिम थी। जगदीश चंद्र उसे माकूल तनख्वाह देता था। इस वजह से नहीं कि उसे उसका काम पसंद था, बल्कि सिर्फ इस वजह से कि उसकी बेटी खूबसूरत थी। माँ की तनख्वाह के बहाने वो दरअसल चंद्रावती पर सट्टा खेल रहा था। यूँ भी जब कभी वो लाहौर जाता था तो चंद्रावती को इसकी माँ की खैर खैरियत बताने आश्रम ज़रूर जाता था। जिस रोज़ पिकनिक के लिए चंद्रावती आलू की भुजिया और पूरियों के अलावा कुछ मिठाई भी लाती तो मैं समझ जाता था कि जगदीश चंद्र आया होगा और पाँव भर मिठाई का नजराना देकर रस्म आशिकी निभा गया है। एक दो बार मैंने जगदीश चंद्र का नाम लेकर चंद्रावती को छेड़ने की कोशिश की तो उसने बड़े दर्द और कर्ब से हाथ जोड़कर मिन्नत की, उस मूर्ख का नाम न लो, तुम्हारी ज़ुबान में कीड़े पड़ जाएंगे। चंद्रावती की माता मुझे बड़ी पसंद आई। उसके पोर पोर से शकिस्तगी, शाइस्तगी और शांति टपकती थी। उसने बर्फ़ डालकर दूध की कच्ची लस्सी बनाई। उनके यहाँ मुसलमानों के लिए कोई अलग बर्तन न था, इसलिए मैंने दोनों हाथों का चुल्लू बनाया। चंद्रावती ने गड़बी उठाई और देर तक उसमें दूर से लस्सी उंडेलती रही। माताजी ये नज़ारा देखकर बहुत हंसी और फिर चंद्रावती को डांटा कि घर आए हुए परोहने को कभी ऐसे भी लस्सी पिलाया करते हैं। कोई बात नहीं माताजी, चंद्रावती ने कहा, ये तो अपने ही लोग हैं, कोई परोहना थोड़ी है। कहने को तो बेख्याली में वो ये फ़िक्रा बोल गई, लेकिन फिर अपने आप उसके कानों की लोएं सुर्ख हो गईं और वो जल्दी जल्दी बर्तन समेट कर रसोई में चली गई। मैं भी राजा इंद्र की तरह आलती पालती मारकर मूढ़े पर बैठ गया और उन फुलझड़ियों का मज़ा लेने लगा जो चंद्रावती की बात से मेरे अंग अंग में बड़ी कसरत से छूटना शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद पीपल के पत्तों पर माश की दाल और भिंडी का सालन परोसा गया। खाने का एक एक लुक़मा घी और शक्कर और शहद और बालाई बनकर मेरे गले से उतर गया। तीसरे पहर जब हम लाहौर के लिए रवाना हुए तो बाइसिकल के पैडल इस तरह घूमने लगे जैसे धुनकी हुई रुई के गाले हवा में उड़ते हैं। साइकिल ज़रा तेज़ हुआ तो मुझे भी तरंग आई और मैंने चंद्रावती को छेड़ने के लिए परोहना, सोहना, मनमोहना, सांवला सलोना, खिलौना वगैरह के काफ़िए जोड़कर कुछ बेतुके से आशिकाना मिसरे आलापना शुरू कर दिए। 2-3 बार चंद्रावती ने मुझे सख्ती से टोका, लेकिन मेरे सर पर भी शायरी का भूत सवार था। जब मैं ना माना तो आनन फानन उसने चलती हुई साइकिल से छलांग लगा दी। ग्रैंड ट्रंक रोड के एन बीच वो मुंह के बल गिरी और उसकी बाईं कोहनी पर खासी गहरी खराश आई। मैंने ज़ख़म साफ करने के लिए अपना रुमाल पेश किया तो उसने गुस्से से झटक कर ज़मीन पर फेंक दिया। चंद्रावती को इसरार था कि अब वो यहाँ से पैदल लाहौर जाएगी, मेरे साथ बाइसिकल पर ना बैठेगी। मैंने उसे लाख समझाया कि लाहौर अभी 18-19 मील के फासले पर है, वो इतना कैसे चलेगी, मैं उसे अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं। लेकिन वो भी तरियाहट की सिंहासन पर चढ़ी बैठी थी। हर चंद मैंने अपने कान खींचे, हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, लेकिन वो टस से मस न हुई। आखिर मैंने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी और उसके सामने गिन गिन कर नाक से लकीरें खींचने लगा। वो खिलखिला कर हंस दी। अरे, ये तुम किसको डंडोत कर रहे हो? देवी जी, डंडोत नहीं कर रहा, मैंने जवाब दिया। नाक से लकीरें खींच रहा हूँ ताकि तुम माफ़ कर दो। चंद्रावती ने सड़क पर फेंका हुआ मेरा रुमाल उठाकर मुझे दिया और कहा, लो, रुमाल से अपनी नाक साफ करो, बिल्कुल सर्कस के क्लाउन नज़र आ रहे हो। अब शरीफ बच्चों की तरह साइकिल चलाना। चंद्रावती हर किस्म की आरज़ूमंदी से बेनियाज थी। उसे बस एक हसरत थी कि वो किसी तरह बनारस जाकर गंगा स्नान कर ले। मैंने उसे कई बार छेड़ा कि मुसलमान बिल्ली तो 900 चूहे खा के हज के लिए निकलती है। हिंदू कन्या का भी फ़र्ज़ है कि पहले वो पाप की गठरी कमाए, फिर कहीं जाकर गंगा जी में नहाए। यूँ भी मैंने उर्दू और अंग्रेज़ी अदब के तीर बहदफ इशारों, किनायों, तलमीहों, तशबीहों, इस्तारों
और तरह तरह की तरकीबों से उसका जहन किसी कदर बरांगीख्ता करने की बेहद कोशिश की, लेकिन हर बार मुँह की खाई और बड़ी शर्मिंदगी उठाई। रफ्ता रफ्ता एक ही बाइसिकल पर बैठे हुए भी हम दो अलग अलग गुर्रों में बसने लगे। जूं जूं मेरे दिमाग में नफसानियत की भीड़ों का छत्ता बनता गया, उसी रफ्तार से हमारे दरमियान एक वसी व अरीज़ खला पैदा होना शुरू हो गया। वो मेरे साथ होते हुए भी कोसों दूर थी। दरअसल मेरे दिल और दिमाग ने ख्वाहिशात के जिस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था, वह लहज़ा ब लहज़ा मुझे उससे दूर ही दूर ले जा रहा था। जैसे जैसे ये फासले बढ़ते गए, मेरा मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। छोटी छोटी बातों पर चंद्रावती के साथ झगड़ा मोल लेना मेरा मामूल बन गया। दिन भर उसे बाइसिकल पर लादे लादे सड़कों पर घूमना मुझे बड़ी अहमकाना और तिफलाना हरकत महसूस होने लगी, और मैं इस गुनाहे बेलज़्ज़त की उकताहट से दिल ही दिल में झुंझलाने लगा। कई बार मेरे सर पर यह जुनून सवार हुआ कि मैं बाइसिकल को किसी तेज़ रफ्तार मोटर के साथ टकराकर चूर चूर कर दूं। कभी मेरा जी चाहता था कि मैं अपने हाथों से इसका गला घोंट दूं और उसका सर ज़मीन पर मारकर कच्चे नारियल की तरह पाश पाश कर दूं। एक रोज़ वो एक छाबड़ी वाले के पास ताज़ा गंडेरियाँ कटवाने खड़ी हुई तो मेरे दिल में आया कि मैं एक मोटे गन्ने से चंद्रावती को मार मार कर अधमुआ कर दूं और गंडेरी वाले की दरांती से इसके टुकड़े टुकड़े करके अपने दांतों से कचर कचर चबा डालूं। उसने आकर मेरे हिस्से की गंडेरियाँ मुझे दी तो मैंने झुंझुला कर उन्हें नाली में फेंक दिया। जब मैं अपने कमरे में वापस आया तो मेरा जिस्म यूँ टूट रहा था जैसे सड़क कूटने वाला इंजन मुझे रौंदता हुआ गुजर गया हो। नाशकीब आरज़ुओं के कोड़े बड़ी सफाकी से मेरी कमर पर बरसने लगे। नासुफ्ता ख्वाहिशात का गरम गरम धुआं अटी हुई चिमनी की तरह मेरे गले में फंस गया। कमरे की चार दीवारी सांप की तरह बल खा खा कर मुझे अपने लपेट में जकड़ने लगी। मेरा दम घुट गया। मेरे सर में काले काले भौंडे और जहरनाक भिड़ें हवाई जहाज़ के इंजन की तरह भिनभिनाने लगी और मेरे जिस्म में ऊपर से नीचे तक तेज़ रफ्तार छिपकलियों की फौज दर फौज उछलने कूदने सिरसराने लगी। मैं घबरा कर उठा और बाहर सड़क पर आ गया। आधी रात का वक्त था। चारों तरफ छाया हुआ सन्नाटा कहकहे मारकर मुझ पर हंसने लगा। मैं भी एक लैंप पोस्ट से लिपट कर खड़ा हो गया और देर तक ज़ोर ज़ोर से जवाबी कहकहे लगाता रहा। 2-3 राहगीरों ने रुककर मुझे घूरा और फिर शराबी का फतवा देकर आगे बढ़ गए। लाहौर की कोई सड़क मेरे साथ आशनाई का इकबाल जुर्म करने के लिए तैयार न थी। दुकानों पर लगे हुए साइन बोर्ड बिल्कुल अजनबी ज़ुबानों में लिखे हुए नज़र आते थे। गली कूचों की बेगानगी मुझे कदम कदम पर आवारा कुत्ते की तरह धुतकारती थी। घरों के बंद दरीचे अपनी बुलंदी से आख थू करके मेरे मुंह पे थूक देते थे। सड़कों के मोड़ जगह जगह मेरा रास्ता रोककर खड़े हो जाते थे और मैं एक लावारिस कोढ़ी की तरह कभी इधर भटकता था, कभी उधर भटकता था। लाहौर की कोई सड़क, कोई गली, कोई कूचा मुझे रास्ता देने पर तैयार न था। बेगानगी और दीवानगी के इस माहौल में बस एक दरवाज़ा ऐसा दिखाई दिया जो आधी रात के बाद भी आगोश मादर की तरह वाह था। बहुत से लोग बेरोक टोक दाता दरबार में आ जा रहे थे। मैं भी उनके साथ यूं ही बेवजू अंदर घुस गया और मज़ार की एक मेहराब से टेक लगाकर बैठ गया। बड़ी देर तक मैं आंखें बंद करके इंतहाई इन्हिमाक के साथ चंद्रावती चंद्रावती का विर्द करता रहा। फिर यकायक मेरे अंदर एक वैक्यूम सा पैदा हुआ और मेरी महरूमियों का आतिश फशा भग से फट गया। दबी हुई ख्वाहिशात का खोलता हुआ लावा उबल उबल कर मेरे रुएं रुएं से परनालों की तरह बहने लगा और मैं बड़ी देर तक मेहराब के कोने में सर दिए धाड़े मार मार कर बिलक बिलक कर रोता रहा। इसके बाद मुझे कुछ ऊँघ सी आ गई। उस रोज़ सारा दिन चंद्रावती कुछ खोई खोई सी रही। मेरा अफलातूनी राज़ो नयाज़ उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। ना ही मेरे गैर मामूली निशात और इनबिसात की बज़ाहिर कोई वजह नज़र आती थी। उसने 2-3 बार नाक सुकेड़ सुकेड़ कर
मेरा सांस सूंघने की कोशिश की कि मैं कोई नशा तो करके नहीं आ रहा। चंद्रावती भी अजीब मौमा थी। मेरे अय्याम जाहिलियत की छोटी मोटी ज़ियादतियों और बदअतवारियों को तो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन अब जो मैं शराफत और शाइस्तगी का लिबादा उड़कर इसके सामने आया तो वो बुरी तरह बोर होने लगी। साइकिल की सवारी से उसका जी भर गया। शालीमार बाग, मकबरा जहांगीर, लॉरेंस गार्डन की कशिश ख़त्म हो गई। बेडन रोड पर दही भल्लों और गोलगप्पों का शौक भी पूरा हो गया। कामरान की बारादरी में इकट्ठे बैठकर घंटों रावी की लहरें गिनने का मशगला भी बंद हो गया। वो छोटी छोटी बात पर मेरे साथ उलझने लगी। उस पर एक बेनाम सा अक्ल खर्रापन छा गया और वो बात बात पर बरहमी, झुंझुलाहट और आर्जरदगी का इजहार करने लगी। एक रोज़ वो किसी दुकान से कमीज़ का कपड़ा ख़रीद रही थी। रंगों के इंतखाब में मैंने कुछ दखल दर माकूलात कर दिया तो बिगड़कर आपे से बाहर हो गई और ख़रीदारी छोड़ छाड़ कर पैदल ही आश्रम को वापस लौट गई। अगले रोज़ मैं उससे मिलने गया तो पिंजरा खाली था। उसने आश्रम छोड़ दिया और अपना सामान लेकर वो अहमदाबाद चली गई थी। मैं उसके ताक़ुब में भागम भाग अहमदाबाद पहुंचा। वो एक चटाई पर बैठी अपनी माँ की मशीन से कुछ कपड़े सी रही थी। मैंने उसके सामने अपने गिलों और शिकवों का पूरा दफ्तर खोल दिया। अभी तो गर्मियों की छुट्टियों में 10-12 रोज़ बाकी थे। वो इतने रोज़ पहले ही कॉलेज से क्यों चली आई? लाहौर को चुपचाप चोरों की तरह क्यों छोड़ दिया? मुझे क्यों ना खबर की? चंद्रावती अपनी नज़रें सिलाई पर गाड़े खामोशी से मशीन चलाती रही। मेरे सवालात का इसने कोई जवाब न दिया, लेकिन कपड़े सीते सीते सर ऊपर उठाए बगैर इसने आहिस्ता आहिस्ता धीमे धीमे लहजे में मुझे आगाह किया कि उसने फ़ैसला कर लिया है कि वो सारी गर्मियों की छुट्टियां कपड़े सी कर कुछ पैसे जमा करेगी और सितंबर के महीने में अपनी माता को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए बनारस चली जाएगी। प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा है, मैंने तंजन कहा, लेकिन कॉलेज में तुम्हारी जगह पढ़ाई कौन करेगा? चंद्रावती ने कोई जवाब न दिया और सर झुकाए ज़ोर ज़ोर से मशीन चलाती रही। कोई आध घंटा हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर मैं उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, फिर किसी रोज़ आऊँगा। ना जी ना, चंद्रावती ने जल्दी से कहा, अब छुट्टियाँ बिल्कुल ना आना, मेरे काम में हर्ज होता है। छुट्टियों के बाद हाजिर होने की इजाज़त है या वो भी नहीं? मैंने किसी कदर तलखी से पूछा। मुझे नहीं पता, उसने रूठे हुए बच्चे की तरह मुंह फुलाकर कहा। वो सर झुकाए खट खट मशीन चलाती रही। मैं कुछ देर खामोशी से बैठा रहा और फिर बाइसिकल संभाल कर चला आया। लाहौर आकर मैंने ट्यूशनों के इश्तिहार ढूंढने शुरू किए और गर्मियों की छुट्टियों में 2 महीने के लिए कैम्बलपुर में एक राय बहादुर के यहाँ ट्यूशन कर ली। एक लड़का BA की तैयारी कर रहा था, दूसरा सेकंड ईयर में था। 2 लड़कियों ने मैट्रिकुलेशन का इम्तिहान देना था। चारों को 2 माह पढ़ाने का 200 रुपया मुशाहिरा तय हुआ। राय बहादुर ने रहने के लिए मुझे अपने पटवार खाने में जगह दे दी और 2 वक्त का खाना अपने एक मुसलमान कारिंदे के यहाँ मुकर्रर कर दिया। राय बहादुर की मिन्नत समाजत करके मैंने 1 रुपया पेशगी वसूल कर लिया और उसे एक बड़े खुशामदाना ख़त के साथ चंद्रावती की खिदमत में भेज दिया। मैंने बड़े मिन्नत समाजत डांट डपट से उसको लिखा कि वो सिलाई मशीन पर अपना वक्त ज़ाया ना करे, बल्कि अपने इम्तिहान की तैयारी करे। बनारस यात्रा के लिए 200 रुपया फराहम करना मेरी जिम्मेदारी है। चंद रोज़ के बाद मनी ऑर्डर झूम का तू वापस आ गया। अगले माह मैंने पूरे 200 रुपये का मनी ऑर्डर भेजा, वो भी इसी तरह वापस आ गया। छुट्टियों के बाद मैं खुद अहमदाबाद गया। वो चारपाई पर बीमार पड़ी थी। उसकी माँ पास बैठी पंखा कर रही थी। मुझे देखकर चंद्रावती उठकर बैठ गई। मैंने शिकायत की कि उसने मेरे भेजे हुए पैसे वापस क्यों कर दिए। मनी ऑर्डर क्यों किया था? चंद्रावती ने तुनक कर कहा। खुद क्यों नहीं लाए थे? खुद कैसे लाता? मैंने जवाब दिया। तुमने खुद ही तो कहा था कि छुट्टियों में यहाँ ना आऊँ, तुम्हारे काम में हर्ज होता है। हाय राम, चंद्रावती ने माथे पर हाथ मारकर कहा।
तुम मेरी हर बात को सच क्यों मान बैठते हो? चंद्रावती के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मैं बेइख्तियार उस गर्कशुदा लाश की तरह हाथ पांव मारने लगा जिसकी आंख यकायक खुल जाए और उस पर यह इंकशाफ हो कि जहाँ वो डूबी पड़ी है वहाँ पानी नहीं, महज शराब है। मैंने एक एक करके अपनी उंगलियों पर उन मौक़े का शुमार शुरू कर दिया जब मुझे चंद्रावती की बात को सच नहीं समझना चाहिए था, लेकिन हिमाकत से ख्वाम-ख्वाह सच मान बैठा था। चंद्रावती ने पंखे की डंडी मेरे सर पर मारकर मुझे चुप करा दिया और कहा, बस बस, अब ज़्यादा हिंदी की चिंदी ना निकालो, बिल्कुल दूध पीते बच्चे ही बन गए। क्यों ना बनता? मैंने भी खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोचना शुरू किया। तुम मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी का गिलास तक तो पीती नहीं। अरे भाई, पानी का गिलास तो पानी का गिलास होता है, चंद्रावती ने अजीब तौर पर हंसकर कहा। बंदा परिंदा तो पानी का गिलास नहीं हुआ करता ना। इतना कहकर वो एकदम संजीदा हो गई और बोली, तुमने वो कैम्बलपुर वाले पैसे ज़ाया तो नहीं कर दिए? अब मुझे वाकई ज़रूरत है। बिस्तर पर बैठे बैठे उसने मुझे अपनी बीमारी की राम कहानी सुनाई, ऐसे अंदाज से जैसे कोई शौक बच्चा स्कूल में अपनी शरारतों के कारनामे सुनाता है। एक दिन यूं ही बैठे बैठाए उसे हल्की हल्की हरारत शुरू हो गई, फिर खांसी के साथ तेज़ बुखार हो गया। अहमदाबाद के वैद्य ने तिब मुहर्रका तशख़ीस किया और ठंडे शरबतों से इलाज करता रहा। खांसी बढ़ती गई और 21 दिन गुजरने के बाद जब बुखार ना टूटा तो वह घबराकर गुजरांवाला हॉस्पिटल में सिविल सर्जन के पास चली गई। डॉक्टर ने एक्सरे लिया, खून टेस्ट किया, थूक का मुआयना किया और नतीजा ये निकला कि चंद्रावती को 3रे दर्जे की गैल्फिंग यानी टीबी हो गई है। टीबी की खबर सुनकर जगदीश चंद्र आढ़ती ने चंद्रावती की माँ को अपने घरेलू मुलाजमत से निकाल दिया। मोहल्ले वालों ने भी इनके यहाँ आना जाना बंद कर दिया और अब वो माँ बेटी अपनी सिलाई मशीन बेचकर खाने पीने और दवा दारू का काम चला रही थी। मैं हर दूसरे तीसरे रोज़ सुबह सवेरे अपनी बाइसाइकिल पर अहमदाबाद चला जाता था। सारा दिन माँ बेटी के साथ बैठकर ताश खेलता और गप्पे हाँकता और शाम को बाइसाइकिल पर लाहौर वापस आ जाता। लेकिन रफ्ता रफ्ता चंद्रावती की खांसी के दौरे बहुत बढ़ गए। खांसी की धूकनी घंटा घंटा भर बड़ी बेरहमी से चलती और वो बेसुध होकर बिस्तर पे गिर जाती। ये देखकर मैं अहमदाबाद उठाया, दिन भर चंद्रावती के पास रहता, रात को एक मुकामी मस्जिद के सहन में पढ़कर सो रहता। एक रोज़ चंद्रावती खांस रही थी तो उसके गले में कोई फांसी अटक गई। उसने ज़ोर से खनकार कर गला साफ किया तो होली की पिचकारी की तरह उसके मुंह से चुल्लू भर खून निकल आया। साथ ही उसे शिद्दत के इसहाल लग गए। देखते ही देखते उसका चेहरा सुनार की खटाली में घुलते हुए सोने की तरह पिघल गया और बिस्तर पर लेटे लेटे उसका तन बदन इस तरह घुलने लगा जैसे पानी के गिलास में पड़ी हुई मिश्री की डली अपने आप रेजा रेजा होकर तहलील होने लगती है। अब ना वो उठ सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना चल सकती थी। मैं गल्ला मंडी से पटसन की 3-4 खाली बोरियां खरीद लाया। चंद्रावती की माँ ने उन्हें काट कर 8-10 गद्दियाँ सी बना ली। वो ये गद्दियाँ चंद्रावती के नीचे बिस्तर पर बिछा देती थी। जब कुछ गद्दियाँ मैली हो जाती थीं, मैं उन्हें लपेट कर ले जाता था और ग्रैंड ट्रंक रोड के करीब एक कुएं पर धोकर सुखा लाता था। चंद्रावती का ये हाल देखकर मैं गुजरांवाला के सिविल सर्जन के पास गया। सारा अहवाल हमदर्दी से सुनकर उसने मेरे साथ अहमदाबाद चलने से तो इनकार कर दिया, लेकिन 16 रुपये फीस लेकर एक नए मिक्सचर का नुस्खा ज़रूर लिख दिया। मैं मिक्सचर बनवाकर अहमदाबाद पहुंचा तो चंद्रावती सुर्खबाश हो चुकी थी। शाम तक अर्थी तैयार हो गई। शमशान भूमि में 2.5 मन सूखी लकड़ी की चिता बनाई गई। चंद्रावती को उसमें लिटाकर बहुत से घी छिड़का और संदल के एक छोटे से टुकड़े से उसे आग दिखा दी गई। शोले भड़क भड़क कर अजदहों की तरह हवा में ज़ुबानें निकालने लगे। 2-3 ब्राह्मण ज़ोर ज़ोर से मंत्र अलापने लगे। एक साधु ने शंख बजाया।
चिंगारियाँ चटक चटक कर दूर तक आने लगीं और देखते ही देखते वो लड़की भी जलकर राख हो गई जिसने कभी मेरे हाथ का छुआ हुआ पानी तक न पिया था। चंद्रावती की माता ने एक मध्यम सी लालटेन की रोशनी में अपनी बेटी के फूल चुने और राख समेटकर एक पोटली में बांध ली। लाहौर आकर मैंने अपना बाइसिकल बेच दिया और चंद्रावती की माँ को बेटी के फूल गंगा में बहाने के लिए बनारस जाने वाली गाड़ी में सवार करा दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के प्लेट नंबर 2 से जब बनारस वाली गाड़ी रवाना हो गई तो उसकी पिछली सुर्ख बत्ती देर तक अंधेरे में खून आलूद जुगनू की तरह टिमटिमा रही थी। प्लेटफॉर्म पर तो बड़ी चहल पहल थी, लेकिन मैं स्टेशन से निकलकर बाहर आया तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लाहौर के सारे लैंप पोस्ट जादू के ज़ोर से गायब हो गए थे। आद और समूद की बस्तियों की तरह इस शहर खामोशा की इमारतें भी अपनी छतों पर औंधी पड़ी थीं। हर जानिब खंडर ही खंडर थे। इस वीरानी में मफलूज हाथ की बेहिस लकीरों की तरह सिर्फ उन मुर्दा शाहराओं का जाल फैला हुआ था जिन पर मैं चंद्रावती के साथ बाइसिकल चलाया करता था। कई रोज़ तक मैं दिन रात इन शाहराहों पर पा प्यादा घूमता रहा। चलते चलते मेरे पाँव में छाले पड़ गए। जब मज़ीद चलने की सकत बाकी ना रही तो मजबूरन मैं गवर्नमेंट कॉलेज के लॉन में वापस आ गया और अपना पहला अफसाना लिखने बैठ गया। अफसाने का उन्वान चंद्रावती था और इसका पहला फ़िक्रा ये था, जब मुझे चंद्रावती से मोहब्बत शुरू हुई उसे मरे हुए तीसरा रोज़ था। अफसाना लिखते लिखते मैं कई बार रोया, कई बार हंसा। मुकम्मल करने के बाद मैंने ये कहानी अख्तर शिरानी की खिदमत में भेज दी। उन्होंने इसे पसंद फरमाया और मुझे बड़ा प्यारा ख़त लिखा। अफसाना उन्होंने रोमान में शाया कर दिया। जब मैं ये अफसाना लिख रहा था तो प्रोफेसर डिंगसन क्लास लेकर हस्बे मामूल लॉन से गुज़रे। मुझे देखकर रुक गए और बोले, हेलो, रोस्टिंग अलोन, वेयर इज़ योर गोल्डन गर्ल। मेरी आवाज़ मछली के कांटे की तरह गले में फंस गई और मैं सिसकियाँ लेकर बोला, सर, शी हैज़ रिवर्टेड टू द गोल्ड माइन।